अच्छा, ये सवाल करने से पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देता हूँ। डेबिट, क्रेडिट, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड इक्विटी। एसेट्स की जो नेचर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस की जो नेचर है वो है डेबिट। इसके अलावा जो बाकी के तीन एलिमेंट्स हैं, लायबिलिटीज, इनकम एंड इक्विटी, उसकी जो नेचर है वो है क्रेडिट। नेचर से मेरा ये है कि एसेट्स एंड एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, बाकी लायबिलिटीज, इनकम एंड इक्विटी जब भी इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है, डेबिट एंट्री यूजुअली रिप्रेजेंट डिक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। नो नो नो, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस में तो जब डिक्रीज आता है तो वो क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि डेबिट कौन सी जो अपना कौन सी जो एलिमेंट है वो जब डिक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। सो यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड इनकम, यस बिल्कुल, क्योंकि लाइबिलिटीज एंड इनकम यहाँ पे मैंने इधर चार्ट बनाया ना, यहाँ पे जब इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे, लेकिन जब वो डिक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। तो लाइबिलिटीज एंड इनकम, ऑप्शन बी। सी में आ रहा है लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। नो, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे डिक्रीज नहीं होते बल्कि इंक्रीज होता है। इनकम एंड एसेट्स, एसेट्स भी डेबिट साइड पे इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज नहीं होते। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स वर रिकॉर्डेड बाय द शाइन लिमिटेड। ये एक डबल एंट्री रिकॉर्ड करी है शाइन लिमिटेड ने। मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे बैंक लोन डेबिट हुआ है, यहाँ पे लिख के देता हूँ डेबिट एंड बैंक लोन डेबिट हुआ है 10,000 से, एंड इसके बदले में कैश दिया है 8,000 का, और ऑनर ने अपने पास से पे किया है 2,000। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए, कि बैंक लोन पे हो रहा है, ठीक है ना। बैंक लोन पे हो रहा है 10,000 का। बिजनेस ने लोन लिया होता है बैंक से 10,000 का, तो वो पे कर रही है। अब जब लोन रीपे होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है ना। जब लोन रीपे होता है तो वो डेबिट होता है, क्योंकि उसे ख़त्म करना है, कर रहे हैं ना, रीपे का मतलब ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए बैंक लोन जब डेबिट होगा तो इसका मतलब हम इसे ख़त्म कर रहे हैं, रीपे कर रहे हैं। तो बैंक लोन डेबिट हुआ। अब इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, 8,000 रुपये का कैश दे रहे हैं, और कैपिटल अपना जो है ना निकाल के दे रहे हैं 2,000 रुपये का। अभी कैपिटल किस तरह से निकाल रहे हैं ये हम देखते हैं अभी। उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट अबव डबल एंट्री फॉर शाइन लिमिटेड। बैंक लोन was obtained for office use ₹8,000 and for personal use ₹2,000। no no no, अगर बैंक लोन ऑब्टेन किया जाता है ना तो वो डिक्रीज नहीं होता, वो फिर इंक्रीज होता है, और उसको डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम डेबिट कर रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट राइट आंसर। बी, कैश इन्वेस्ट बाय द ऑनर ₹10,000 इंटू बैंक एंड ₹8,000 इन कैश। नो भाई, अगर ऑनर कैश इन्वेस्ट करता 10,000 रुपये का बैंक में, तो वो बैंक अकाउंट को डेबिट करता, बैंक लोन को डेबिट नहीं करता। और बैंक लोन की जो नेचर है, वो उसका जो एलिमेंट है वो लाइबिलिटी है। अगर बैंक में ऑनर कैश इन्वेस्ट करता तो एलिमेंट एसेट नज़र आता। तो ऑप्शन बी भी नहीं है। सी में लिखा हुआ है बैंक लोन रीपेड ₹8,000 फ्रॉम बिजनेस एंड ₹2,000 फ्रॉम ऑनर्स पर्सनल रिसोर्सेज। हुआ क्या, हुआ ये कि 10,000 रुपये का बैंक लोन रीपे हुआ, ठीक है ना, जिसके लिए बिजनेस से कैश निकाल के दिया 8,000 रुपये का, और ऑनर ने अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाल के दिए। उसने पहले कैपिटल में इन्वेस्ट करने के 2,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए, और फिर उन्हीं 2,000 रुपये से जो है ना लोन रीपे कर दिया। इस तरह का सीन हुआ है। तो ऑप्शन सी, बैंक लोन रीपेड ₹8,000 फ्रॉम बिजनेस एंड ₹2,000 फ्रॉम ऑनर्स पर्सनल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अच्छा यहाँ पे लिखा दी बैंक लोन वाज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस ₹10,000। नहीं भाई, अगर इन्वेस्ट किया होता तो ये डिक्रीज नहीं होता बल्कि बैंक लोन इंक्रीज हुआ होता। द गुड्स आर गिवन एज चैरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफेक्ट। गुड्स दिए हैं चैरिटी में तो इसके लिए इसका करेक्ट इफेक्ट क्या होगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन पे वो देखते हैं। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट में। देखें, चैरिटी करी ना आपने तो ये आपका एक्सपेंस हुआ है, तो लाइबिलिटी की तो यहाँ पे बात ही नहीं आ रही है। इंक्रीज इन एसेट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपने गुड्स दिए हैं अपने तो आपके पास से इन्वेंट्री कम हुई ना, तो ये तो डिक्रीज इन एसेट हुआ। ऑप्शन बी इंक्रीज इन एसेट, नो। डिक्रीज इन एसेट नहीं भाई, एक तरफ से एसेट इंक्रीज हो रहा है एक तरफ से डिक्रीज हो रहा है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। सी इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन एसेट नहीं भाई, जब इनकम बढ़ती है तो एसेट बढ़ता है। अब ये तो यानी कि ये एंट्री तो सही जो है ना अकाउंटिंग की इक्वेशन पे बैठ ही नहीं रही है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगा। और दूसरी चीज़, चैरिटी हमने करी है ना, तो ये हमारी इनकम कैसे हुई, ये तो हमारा एक्सपेंस हुआ। अब डी में क्या लिखा रहा है, डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि हमने गुड्स दिए हैं तो डिक्रीज इन एसेट्स। एंड इंक्रीज इन एक्सपेंस, चैरिटी करी तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गैप स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑप्शन डी। इसकी फुल फॉर्म यही है भाई, याद करनी पड़ेगी ये तो आपको। बेसिकली ये IFRS वर्सेस गैप, ये दो तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो IFRS हैं जो कि ISB की तरफ से रेगुलेटेड हैं और ग्लोबली माने जाते हैं, और दूसरा गैप है। गैप अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अपने गैप होते हैं। US गैप, UK गैप, पाकिस्तान में भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ICAP की तरफ से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ICAP की तरफ से फॉलो किए जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म तो याद करनी पड़ेगी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। Assets that provide economic benefits in the short term, usually 1 year, are current assets. Yes, बिल्कुल सही है भाई। वो assets जो कि 12 महीने या उससे कम के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करें तो वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो कि मोर देन 12 मंथ्स के लिए आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। अमाउंट्स पेबल मोर देन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट इज ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी, नो। करंट लाइबिलिटी तो वो होगी, हमारी करंट लाइबिलिटीज तो वो होती हैं जो हमें विद इन 12 मंथ्स पे करनी होती हैं। अगर कोई अमाउंट हमें 12 महीने के बाद, रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने के बाद पे करना है तो वो करंट नहीं बल्कि नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। Equity is the residual interest in the assets of the entity after deducting all its liabilities. Yes, assets minus liabilities एक इक्वेशन बनती है equal to capital। and what is capital? Equity, equity हमारा क्या है, residual interest। Revenue is income arising in the course of the ordinary activities of the entity. Yes, रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि वो इनकम जो कि हमारी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अराइज हो। तो ऑप्शन A, C, D are correct. Status of shareholders in a company is same as those of dash in a company. कंपैक्टर, ओनर्स, एम्प्लॉयज, स्टेटस। देखिए तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, बेशक आपके पास एक शेयर हो या मतलब आपके पास 1% की शेयर होल्डिंग हो या 100% की शेयर होल्डिंग हो, यू विल बी कॉल्ड ऑनर। आप कंपनी के ऑनर कराए जाएंगे। शेयर होल्डर्स मतलब ऑनर्स, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, government, management, employees and competitors. Which of the above are internal stakeholders? इनमें से internal stakeholders कौन है भाई? internal stakeholders इनमें से दो ही हैं, management है और employees हैं। management and employees both work in the company, so they are to be called internal stakeholders। बाकी जो गवर्नमेंट है और competitors हैं वो outsiders हैं, तो वो external stakeholders कहलाएंगे। तो 2 and 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following are part of accounting cycle or accounting process? Transactions, yes. Books of time entry, yes. Ledgers, yes. ट्रायल बैलेंस भी पार्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होती पार्ट है।
तो भाई A B C D E A to E ये सारा ये अपना ये सारा ही ये पांचों के पांचों ही आप पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है ना। पहले आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, फिर वो लेजर्स में जाती है, फिर उनसे ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर उन ट्रायल बैलेंस से बनती है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये पूरा जो है सीक्वेंस आपका चलता रहता है। ये एक साइकिल चलता रहता है इस पूरे सीक्वेंस में। Suppliers can use the financial statements to assess that how much credit they can allow to the entity, how much inventory that can be sold to the entity, how much tax company was paying in order to measure the demand of its products। बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब देखें, सप्लायर जो हमारे बिजनेस के होते हैं उनसे हमारा क्या गर्ज होता है, हम उनसे माल लेते हैं। ठीक है ना, हम उनसे माल परचेस करते हैं। और ज़्यादातर बिजनेस बेटा उधार पे चलता है, क्रेडिट पे चलता है। जब कोई सप्लायर आपको माल देगा उधार पे, तो वो उधार पे देने से पहले ये देखेगा कि आप क्या उस उधार को वापस करने के काबिल हो भी या नहीं। इस चीज़ को, आपकी काबिलियत को, आपकी जो है स्ट्रेंथ को जानने के लिए वो क्या करेगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करेगा। और उस असेसमेंट में भी वो देखा कि आपके पास कैश का बैलेंस कितना होता है। ठीक है ना, आपका कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी की स्ट्रेंथ क्या दिखती है। और कंपनी का जो अकाउंट्स पेबल का जो पीरियड है वो पीरियड क्या है, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री एवरेज के साथ मैच करता है, अच्छा है बुरा है, कितने टाइम में आपकी कंपनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर देती है। ये सारी चीज़ें वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से असेस करेगा और उसके बाद फिर आपको क्रेडिट अलाउ करेगा। तो सप्लायर का यही काम होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यही इसीलिए असेस करता है ताकि वो ये जान सके कि हाउ मच क्रेडिट दे कैन अलाउ टू द एंटिटी। अच्छा, हाउ मच इन्वेंट्री दैट कैन बी सोल्ड टू द एंटिटी, बेटा ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखें, सप्लायर आपको माल बेचने के लिए तो उसने जो ना धंधा खोला हुआ है। अब आप बेशक उससे जितना भी माल क्यों ना ले लो, वो तो उसके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना। हाँ, ये होता है कि भाई आपने उधार पे कितना माल लिया है, क्रेडिट कितने का ले रहे हैं आप, ये मैटर करता है। अगर आप वो इन्वेंट्री, उसकी इन्वेंट्री कैश पे लेंगे, अगर आप कैश पे उससे माल लेंगे तो ये तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा। इससे अच्छी बात उसके लिए और होगी क्या। फिर आप बेशक उससे कितने माल बिना परचेस करें, वो आपको खुशी 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 देगा। इसलिए ऑप्शन इज द राइट आंसर। Arising in the course of the ordinary activities of the entity is revenue। ऑप्शन ए। बेटा ये तो रेवेन्यू की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि कोई भी इनकम जो कंपनी की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से अराइज हो, उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की वजह से कोई भी सेल हुई हो, तो वो इनकम रेवेन्यू कहलाएगी। अदर इनकम वगैरह नहीं कहलाएगी, वो रेवेन्यू होगी। वो रेवेन्यू कहलाया जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू स्पेसिफिकली उसी इनकम को कहते हैं। अ, ये डेफिनेशन में लिखा है, ये मैं अपने पास से नहीं बोला, ये डेफिनेशन में लिखा है कि इनकम, रेवेन्यू कोई भी ऐसी इनकम जो कि कंपनी की रेगुलर एक्टिविटीज से जनरेट होती हो, उस इनकम को रेवेन्यू कहते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुड लिमिटेड। बेटा यहाँ पर क्रेडिटर्स, डेटर्स मतलब अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन गिवन टू एम्प्लॉय, बिल्स पेबल, ये कुछ फिगर्स दिया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है कंपनी की। तो भाई करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले तो क्रेडिटर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, बिकॉज दे आर अकाउंट रिसीवेबल। ये वो, सॉरी, अकाउंट्स पेबल ये वो हमारे लाइबिलिटीज़ हैं जो हमने अपने सप्लायर से माल उधार पे लिया है और कुछ ही महीनों में, 2-3 महीने में वापस देनी है। इसके अलावा डेटर्स, तो ये तो अकाउंट्स रिसीवेबल है, दे आर करंट एसेट्स। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है, तो ये भी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगी। और लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय, लोन दिया एम्प्लॉय को, तो ये यूजुअली फिर लॉन्ग टर्म ही होगा। इसके अलावा बिल्स पेबल जो हमारे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, ये उनकी लाइबिलिटी है, तो ये भी शामिल हो जाएगा। तो 20,000, 18,000, 10,000, इन तीनों का सम करेंगे, 48,000। 48,000, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Financial accounting is a term that describes
maintaining a system of accounting records for business transactions and other items of a financial nature. Second statement, reporting the financial position and financial performance. Financial position कहें तो balance sheet, financial performance, income statement of an entity in a set of financial statements. Which of the following statement is true? भाई दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं। क्यों? मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये पार्ट है कि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और जितने भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है जो कि बिजनेस के लिए हुई हो या बिजनेस के अलावा भी कोई भी दूसरा आइटम के लिए हुई हो, ये सब कुछ कहलाता है, ये सब कुछ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अम्ब्रेला के अंडर में। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को प्रोसीड करना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इसके अलावा रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी, भाई इसके अलावा इसका दूसरा स्टेटमेंट का मतलब है कि बैलेंस शीट बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म्स में आती है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Honor withdrew cash from business for personal use. Is business transaction. Which of the following accounting concept is related to this statement? बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि ऑनर विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है, तो इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ पर्सनल ट्रांजेक्शन। ये पूछा जा रहा है हमसे कि ये जो स्टेटमेंट है ये अकाउंटिंग के किस कॉन्सेप्ट के कॉन्ट्राडिक्ट है, किस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। तो ये अकाउंटिंग के सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। अकाउंटिंग में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि बिजनेस ऑनर इज सेपरेट एंड his business or her business is separate from business owner. Business owner is separate from business and business is separate from business owner. जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड की जाएगी वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, और जो ट्रांजैक्शन ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेगा वो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन होगी, उसकी पर्सनल लाइफ को उसके बिजनेस से रिलेट नहीं किया जाए। सर तो ये होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसकी बेस पर कंपनीज बनती है, और कंपनीज में भी लीगली भी, और कंपनीज एक्ट 2017 में भी यही कॉन्सेप्ट है कि कंपनी इज सेपरेट एंटिटी एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड विद इट्स ऑनर्स और एनी स्टेक होल्डर। अगर कंपनी पे कोई बात आती है, अगर कंपनी पे कोई कर्जा है, कोई लाइबिलिटी है या कोई भी ऑब्लिगेशन है, तो वो कंपनी से ही रिलेट करेगी, वो उसके ऑनर से रिलेट नहीं करेगी, उसके ऑनर का कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय उसके स्टेक के, और कुछ नहीं जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट में कैपिटल ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं हो रहा, ठीक है ना। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है विच इज़ नॉट अ कैपिटल ट्रांजैक्शन? तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इट इज़ अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। जब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से कोई भी चीज़ पीपी परचेज करते हैं तो इट इज़ अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। इम्प्रूवमेंट इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इम्प्रूवमेंट हाईलाइट कर लेते हैं इसको। इम्प्रूवमेंट इन पीपी which enhances the profit earning capacity ऑफ एसेट्स। देखें सिर्फ पीपी की परचेजेज या उसका एडिशन ही कैपिटलाइज नहीं होता, बल्कि अगर उन पीपी में आप कोई इम्प्रूवमेंट करवाते हैं, कोई एनहेंसमेंट करवाते हैं, वो इतनी अच्छी एनहेंसमेंट और इम्प्रूवमेंट होती है कि जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए या उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए उस एसेट की, तो उस एक्सपेंडिचर को भी कैपिटलाइज कर दिया जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल ट्रांजेक्शन। हर वो एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाए, कैपेक्स कहलाए, वो कैपिटल ट्रांजेक्शन होती है। इसके अलावा एडिशंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एडिशन हुआ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि नए पीपी परचेज किए हैं, तो ये भी कैपिटल ट्रांजेक्शन है। रनिंग एंड ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ पीपी, दिस इज नॉट अ कैपिटल ट्रांजेक्शन। ओके, दिस इज नॉट अ कैपिटल ट्रांजेक्शन, इट इज़ अ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। बिकॉज आपने पीपी के लिए कोई मेंटेनेंस कॉस्ट या उसकी रनिंग कॉस्ट, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वो आपने इनकर करी है, तो ये कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर किसी एसेट के
रोज़मर्रा की रूटीन के लिए, रोज़मर्रा की मेंटेनेंस के लिए आप कोई कॉस्ट इनकर करते हैं, या हर महीने कोई कॉस्ट इनकर करते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी रनिंग के लिए, या उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो वो कैपिटलाइज नहीं होती, उससे कोई अर्निंग कैपेसिटी एनहेंस नहीं होती है। कैपिटल ऑफ बीबीए was rupees 250,000, which of the following is correct representation in SAP? बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन तो आपको याद ही होगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू, मैं पूरा लिख देता हूँ, कैपिटल। अब हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसके एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 250,000, यानी कि कैपिटल आएगा 250,000 का। तो चलो यहाँ पे मैंने ये लिखे हुए हैं, देखते हैं इनको। एसेट्स 240,000 माइनस लाइबिलिटीज 10,000, आंसर यहाँ पर आ गया 2,30,000, जबकि कैपिटल तो 250 का है। एसेट यहाँ पे 50,000 है और लाइबिलिटीज 3 लाख है, तो ये आंसर 250,000 ही आएगा, मगर ये माइनस में आएगा, कैपिटल माइनस में नहीं होता। यहाँ पर एसेट्स हैं 275 और लाइबिलिटीज हैं 25। यहाँ पर आंसर आया है 250,000, मगर पॉजिटिव आंसर आया। ये हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देखते हैं। ये भी 250,000, मगर ये आंसर नेगेटिव में आया, और नेगेटिव में कैपिटल होता नहीं। तो बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर एसेट्स आपके पास 275,000 और लाइबिलिटी सिर्फ 25,000 की हुई, तो कैपिटल आपके पास बचता है 250,000 का। Which of the following statement best describes the concept of equity? ऑप्शन है प्राइमरी राइट ऑफ ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। नहीं, प्राइमरी राइट ऑफ ऑनर्स नहीं। अगर एसेट पे कोई अगर बिजनेस पे कोई लाइबिलिटीज़ हैं, तो पहले उन लाइबिलिटीज़ को एसेट्स के साथ माइनस किया जाएगा, यानी कि नेट ऑफ किया जाएगा। फिर जो बचेगा, जो एसेट्स बचेंगे, वो कैपिटल बन जाएंगे, वो इक्विटी बन जाएंगे ऑनर्स के लिए। सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यस दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखें, रेजिडुअल इंटरेस्ट या रेजिडुअल राइट्स का मतलब बचा हुआ इंटरेस्ट, बचे हुए राइट्स। क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस लिक्विडेट करते हैं, तो उसके एसेट्स में से तमाम उसकी लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, राइट ऑफ पे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो होता है कैपिटल, और वो सोलली ऑनर्स का होता है। कैपिटल, कैपिटल जो भी बचता है वो फिर ऑनर्स का हो जाता है। तो इसलिए इसको कहेंगे रेजिडुअल राइट ऑफ ऑनर्स ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एसेट्स में से तमाम तरह की लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो भी बचेगा रेजिडुअल कहलाएगा, और वो बचेगा और वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स के लिए। सेकेंडरी राइट ऑफ ऑनर्स ये भी नहीं। इक्विटी रेफर्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू बिजनेस। देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता दूं। कैपिटल एम्प्लॉयड ये आगे जाकर आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में फॉर्मूले में यूज़ होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो भी कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड हुआ है, यूज़ हुआ है, हो रहा है, उसको हम कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी इंक्लूड होता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी आ जाती है, क्योंकि वो भी को बिजनेस को रन करने के लिए जो है ना यूज़ हो रही होती है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इंक्लूड होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड होती हैं, वो बिजनेस का कैपिटल होती हैं। बिजनेस को चलाने के लिए हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस लेते हैं। दैट्स व्हाई इक्विटी रेफर्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू बिजनेस, दोनों ना, सिर्फ इक्विटी नहीं बल्कि कैपिटल एम्प्लॉयड में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी आ जाती हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स व्हाई। एक और क्वेश्चन है, टोटल एसेट्स हैं बिजनेस के 250,000 एंड करंट एसेट्स आर 25% ऑफ एनसीए, लाइबिलिटीज 100,000 है एंड इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लाइबिलिटीज। ओके, द वैल्यू ऑफ नेट करंट एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज शॉल बी दिस, इनमें से कोई एक। अच्छा देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है,
इस टेक्निकल क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले आपको रिक्वायरमेंट समझा दूं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई नेट करंट एसिड्स कितने होंगे। नेट करंट एसिड्स कैसे निकलते हैं? करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसिड्स हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है ना, और हमारे पास करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो करंट एसिड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी करंट लायबिलिटीज। तो आइए चलिए देखते हैं कि करंट एसिड्स हम कैसे कैलकुलेट करें। हमारे पास ऐसा क्या डेटा गिवन है कि हम करंट एसिड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल एसिड्स हैं बिजनेस के पास 250,000 और उसके करंट एसिड्स नॉन करंट एसिड्स के 25% है। अब देखें, आपको एक बात मैं बता दूं कि टोटल एसिड्स टोटल एसिड्स आर इक्वल्स टू नॉन करंट एसिड, में एनसीए लिख रहा हूँ, आप समझ जाएगा। नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स, सी यानी कि करंट एसिड्स। अब देखें, 250,000 के हमारे पास टोटल एसिड्स हैं और एनसीए हमें पता नहीं है। तो मैं एनसीए को यहाँ पर एक्स सपोज कर रहा हूँ, प्लस करंट एसिड्स। अब करंट एसिड्स हमारे पास कितने हैं ये भी हमें नहीं पता, पता होता तो अच्छा हो जाता। करंट एसिड्स बस के बारे में बस हमें एक ही हिंट दी हुई है कि करंट एसिड्स आर 25% ऑफ एनसीए, और एनसीए को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 25% ऑफ एक्स, तो ये गलत नहीं होगा ना, ये ठीक होगा। करंट एसिड्स प्लस सॉरी नॉन करंट एसिड्स प्लस करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स आर इक्वल्स टू 25% ऑफ नॉन करंट एसिड्स। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो ठीक होगा। अभी एक इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन किस तरह की बन गई है? एक्स प्लस 25%, बल्कि मैं यूँ लिख दूँ तो ठीक रहेगा, 0.25 एक्स इक्वल्स टू 250। ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करें। सॉल्व करना तो चले मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। एक्स प्लस 0.25 एक्स, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो हम 1 सपोज करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 1.25 एक्स इक्वल्स टू 250। 1.25 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 250 से इसको डिवाइड करवा देंगे। एक्स इक्वल्स टू 250 डिवाइड बाय 1.25, 250 डिवाइडेड बाय 1.25, तो हमारे पास यहाँ पर 200 ये आ जाता है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के बारे में हमें बताया जा रहा है कि करंट एसेट्स आर 25% ऑफ व्हाट, एनसीए। तो 200 का 25% 50, और ये बन जाता है टोटल एसेट्स, टीए यानी कि टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आर 250,000, इस तरह से। ठीक है भाई, करंट एसेट्स अब आपके पास आ गए हैं 50,000 के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कैसे कैलकुलेट होंगी? यहाँ पे हमें मजीद डेटा दिया हुआ है। इफ द लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस आर 100,000, टोटल लाइबिलिटीज तो हमें दी हुई है, एंड इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, पहले हम इक्विटी निकाल लेते हैं। इक्विटी कैसे निकालेंगे? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स 250,000 के हैं, माइनस लाइबिलिटीज 100,000 की हैं, तो हमारे पास इक्विटी आ जाती है 150,000 की। एंड दे आर सेइंग इक्विटी वाज 6 टाइम्स मोर देन इट्स करंट लाइबिलिटीज। ओके, मतलब अगर हम करंट लाइबिलिटीज को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारी इक्विटी होगा, और इक्विटी हमें पता है 150 है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी मल्टी इफ वी सपोज x as current liabilities and multiply it by 6, तो it would become equity, और equity हमारे पास 150। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 6x इक्वल्स टू 150। अब हम अगर 150 अपॉन 6, तो हमारे पास यहाँ पे आता है आंसर 25,000 विच आर करंट लाइबिलिटीज। बेटा यहाँ पर आपको
करंट एसेट्स भी दिए हुए हैं 50,000 के, और करंट लाइबिलिटीज आपको दी हुई है 25,000 की। करंट एसेट्स 50,000, करंट लाइबिलिटीज भी हमने निकाली 25,000 की। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा नेट करंट एसेट्स 25,000। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The following is our examples of financial business transaction. Not only business transaction, but this time also they are saying financial business transactions. बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस से भी रिलेट करती हो, बिजनेस से भी रिलेट करती हो, और फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल नहीं हो। तो देखते हैं जी। रिसीट ऑफ लोन प्रोसीड्स, हमने लोन लिया तो उसकी रिसीट्स आए हमारे पास, ठीक है ना, उसकी पेमेंट, उसकी जो ना पैसे आए हमारे पास लोन के, कि हमने लोन लिया था, तो उसकी जो रिसीट आई है वो, इट इज़ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन भी और फाइनेंशियल भी है। अच्छा, कैश परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, भाई ये भी बिल्कुल फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि बिजनेस से रिलेट कर रही है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ऑर्डर प्लेस फॉर परचेज ऑफ मशीन, नो। देखें, बिजनेस बिजनेस से तो रिलेट कर रही है मगर फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने मशीन, अभी तक हमने मशीन क्योंकि पेमेंट नहीं करी, कोई इनवॉइस नहीं आई है हमारे पास, हमने बस अभी ऑर्डर दिया है। तो अभी बस जब आपने ऑर्डर दिया हो उस वक्त तक, जब तक आपने ऑर्डर दे दिया उस वक्त तक कोई ट्रांजेक्शन अकर नहीं होती, तो इसलिए इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, इट इज़ अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि देखें फाइनेंशियल तो है ही है, क्योंकि ऑनर ने जो ना गुड्स लिया है, गुड्स लिए हैं बिजनेस से, तो ये फाइनेंशियल है। और जो ना बिजनेस से लिए हैं तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बन गई। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेजिडेंस बाय ऑनर फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, ऑनर ने अपनी अपनी जहाँ पे रिहाइश है वहाँ की जगह का इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है अपनी पॉकेट से, खुद से, बिजनेस से पैसे नहीं निकाले, बल्कि अपनी जेब से बिल पे किया है जहाँ पे वो रहता है अपने उस घर का। तो ये ना तो ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सो करेक्ट आंसर आर ए, बी एंड डी। द फॉलोइंग इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए, दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जब आप जेब से पैसा निकालते हैं ना, तो वो दो में से किसी तरह का एक्सपेंस की वजह से होता है। दो में से किसी तरह के एक्सपेंडिचर्स की वजह से होता है। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए हम खर्च करते हैं। रूटीन एक्टिविटीज़, और ये कह लें कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और रिकरिंग एक्सपेंसेस जो कि हर एक जो है ना इंटरवल के बाद इनकर होते हैं, जैसे कि हर महीने, हर हफ्ते, हर साल, एनअली, वीकली, मंथली, इस तरह के जो हमारे खर्चे होते हैं वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके बाद ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि रिकरिंग ना हो, या तो वन ऑफ है या फिर कभी कभी एक्सपेंस होते हैं और रिकरिंग ना हो। और दूसरी चीज़ के उनसे हम कोई ऐसा एसेट परचेज करें, उस कैपेक्स से हम कोई ऐसा एसेट परचेज कर रहे हों जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, तो वो तब कैपेक्स कहलाएगा। या अगर हम अपने एसेट पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी एनहेंसमेंट के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हो, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि उसको एनहेंस करने के लिए अगर वो पैसा खर्च हो रहा हो, तो वो हम तब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे और उसको कैपिटलाइज करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स जिसे कहते हैं, कैपेक्स हैं। तो रिपेयर्स ऑफ व्हीकल बिल्कुल भी नहीं। देखें, रिपेयरमेंट या मेंटेनेंस जो है वो हर एक इंटरवल के बाद होती है। मंथली हो गई, सालाना, सालाना रिपेयरमेंट हो गई, तो ये जो है ना हर साल होती है। और रिपेयरमेंट से कोई एनहेंसमेंट नहीं आती है। पहले जिस तरह से जो है ना व्हीकल काम करती थी, अभी भी वैसे ही काम करेगी, कोई एनहेंसमेंट नहीं होगी व्हीकल की। तो रिपेयर इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन व्हीकल, बिल्कुल भाई, रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन व्हीकल इज कैपेक्स, इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज आप एक इंजन व्हीकल का निकाल के दूसरा इंजन डाल रहे हैं। देखें, जब कोई पुराना इंजन निकलता है व्हीकल का, गाड़ी का पुराना इंजन निकलता है, उसके बदले में कोई नया इंजन डाला जाता है, रिप्लेस किया जाता है, तो उससे उस गाड़ी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, उसकी एनहेंसमेंट
वो एनहेंस होता है, गाड़ी एनहेंस होती है क्योंकि इंजन नया रिप्लेस हुआ है तो गाड़ी एनहेंस होती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है जिसकी वजह से हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा परचेज ऑफ मशीन फॉर प्रोडक्शन यूज इन बिजनेस, ये भी बिल्कुल भाई मशीन परचेज करिए सीधी सीधी तो सीधा सीधा कैपेक्स है। इसके अलावा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन मशीन नो, देखें एनुअल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं तो ये हमारी फीस हुई, ठीक है ना, ये हमारा कैपेक्स नहीं हुआ, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। ऑप्शन बी एंड सी आर द राइट आंसर। Borrowing money for business purposes by owner and withdrawal of 50% amount on same day from borrowing amount is business transaction. Effect of this business transaction on accounting equation shall be what? देखें मैं पहले आपको सिनेरियो समझा देता हूँ। एक बंदे ने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया और जिस दिन पैसा आया लोन का उसी दिन 50%, उसी दिन उसमें से आधा पैसा निकाल के विड्रॉ कर लिया और अपनी जेब में डाल लिया, ठीक है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा खर्च कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। देखें जब आपके पास कहीं से पैसा आया, बेशक वो किसी का भी हो, उधार का हो या आपका अपना हो, तो आपका एसेट बढ़ेगा, ठीक है ना, एसेट इंक्रीज होगा क्योंकि पैसा आया है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो उधार का पैसा आया, ठीक है ना, वो आपका अपना नहीं है, वो उधार का पैसा है। तो जब उधार का पैसा, तो जब आप उधार ले रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ेगी ना दोस्त, लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और जब आप बिजनेस में से पैसा निकालते हैं, बेशक उसी दिन आया उसी दिन निकाले या फिर बाद में निकाला, तो वो आपकी ड्राइंग्स हुई और ड्राइंग्स आर कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ इक्विटी। तो जब आप ड्राइंग्स करेंगे तो आपकी इक्विटी जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्विटी डिक्रीज। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। हाँ भाई दोनों बातें ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन इक्विटी, ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। और ऑप्शन ए भी ठीक है मगर वो उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा इम्पेक्ट नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में तो इक्विटी भी आती है, यहाँ पे तो सिर्फ लाइबिलिटी और एसेट्स का जिक्र है, इक्विटी का तो जिक्र ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी इंक्रीज इन एसेट, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, फिर इंक्रीज इन लाइबिलिटी, फिर डिक्रीज इन इक्विटी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे सी में लिखा हुआ है इंक्रीज इन एसेट, ठीक है भाई, एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपने किसी से उधार पे पैसा लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, लाइबिलिटी कम थोड़ी होगी। इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन इक्विटी एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी नहीं है, इक्विटी तो डिक्रीज होगी मगर लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।